इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। बहुत ही पॉजिटिव कोट के साथ आज हम ज्योग्राफी सीरीज की शुरुआत करेंगे। नमस्ते, मैं श्रेयस बड़ी आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम जानते हैं कि आज ज्योग्राफी सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। चलिए, ये जो कोट मैंने आज पहले बोला है इस कोट को समझ लेते हैं, क्योंकि ये कोट बहुत ही पॉजिटिव कोट है, बहुत इंस्पायरिंग कोट है। ये आपको हमेशा चैलेंजेस पूरे करने में बहुत हेल्प करेगा। ये कोट कॉन्फ्यूशियस ने लिखा है। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप कितने स्लोली जा रहे हो। इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो। मैटर क्या करता है कि आप रुक नहीं रहे हो। आपको रुकना नहीं, आपको स्लोली क्यों ना बढ़े बट आगे बढ़ते रहना है। कंसिस्टेंटली आपको आगे बढ़ना है और यही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। हम आज का लेक्चर शुरू करने के पहले देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी, ये जो सीरीज है इसमें सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो होगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जैसे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ को मैंने 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3। जो हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि अर्थ का इंटीरियर जो हम स्टडी कर रहे हैं वो जरूरी क्यों है स्टडी करना। वाई द स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर इज एसेंशियल। सेकेंड टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि अर्थ जो है इसके इंटीरियर तक, अंदर तक हम तो जा नहीं सकते, तो कुछ सोर्सेस जरूर होंगे जिससे हमें इंटीरियर यानी अर्थ के अंदर के पार्ट्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन 2 तरह से मिलती है। एक होते हैं डायरेक्ट सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिलती है और सेकंड इनडायरेक्ट सोर्स से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अर्थ के इंटीरियर की। तो ये दोनों सोर्सेस कौन से ये भी आज हम स्टडी करने वाले। तो लेक्चर नंबर 1 में ये 3 टॉपिक कवर किए जाएंगे। मैं आपको इस लेक्चर में ये भी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि सेकंड और थर्ड लेक्चर में हम कौन से इंटीरियर ऑफ द अर्थ के टॉपिक कवर करेंगे। सेकंड जो टॉपिक लेक्चर होगा उसमें हम कवर करेंगे सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स, ये नया आपको वर्ड लग रहा होगा, पर बिल्कुल आपको घबराना नहीं। आप अब मेरे साथ हो ज्योग्राफी में, तो आपको ज्योग्राफी के एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट क्लियर होंगे। सिस्मिक वेव्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम ये पता करेंगे कि अर्थक्वेक वेव्स किस तरह से बनती है। आपको ये भी पता लगने वाला कि अर्थक्वेक किस तरह से आते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सिस्मिक वेव्स के टाइप्स कौन से थे। तो टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स या फिर इन्हें अर्थक्वेक वेव्स भी कहा जाता है, जिसमें एक आते हैं बॉडी वेव्स, एक आते हैं सरफेस वेव्स। उसके साथ साथ सिस्मिक वेव्स के मदद से हाउ डू सिस्मिक वेव्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द अर्थ इंटीरियर, है ना। तो अर्थ के इंटीरियर को समझने में सिस्मिक वेव्स किस तरह से हमारी हेल्प कर सकते हैं, ये भी टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सेकेंड लेक्चर के बाद हम जब थर्ड लेक्चर को पढ़ेंगे, तो थर्ड लेक्चर में हम इंटीरियर में चले जाएंगे, यानी हमें जो सोर्सेस है उससे पता चल रहा है कि इंटीरियर स्ट्रक्चर जो अर्थ का वो किस तरह का है। इंटीरियर में जब हम जाएंगे अर्थ के इंटीरियर में, तो हम स्टडी करेंगे वहाँ पे क्रस्ट क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, मैंटल क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, आउटर कोर क्या होता है, इनर कोर क्या होता है और सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज क्या होती है। सो ऑल दिस टॉपिक्स विल स्टडी इन लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं। चलिए, आज का लेक्चर नंबर 1 जो है इसकी शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में इस तरह से इंटीरियर में जाके हमें सब चीज़ों को स्टडी करना है। क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये सब इंफॉर्मेशन आपको थर्ड लेक्चर के एंड तक पूरी तरह से मिल जाएगी और आपको घबराना नहीं है। आपको हर एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। चलिए, हम आज का पहला टॉपिक है उसे स्टडी कर लेते हैं बहुत जल्दी अच्छे से। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हम और ये जो इंटीरियर अर्थ को स्टडी कर अर्थ के इंटीरियर को स्टडी कर रहे हैं, तो व्हाई इज द स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर एसेंशियल। हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्या ये ज़रूरी है कि हमने इसे स्टडी करना चाहिए, अगर ज़रूरी है तो ये ज़रूरी क्यों है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो व्हाई इज द स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर एसेंशियल। यहां मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि अर्थ इंटीरियर को इसीलिए समझना पड़ता है क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है ये क्या होता है, ये सरफेस किस तरह का है, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल सके सबसे पहले। सेकंड की जियोफिजिकल कुछ फेनोमेनन है, जैसे कि वोल्केनिज्म है, अर्थक्वेक्स है। ये अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, वोल्केनो कैसे क्या बनते हैं, वोल्केनो इरप्ट कैसे होते हैं, काफ़ी चीज़ें हमें सताती हैं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक्स, एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल टू स्टडी द अर्थ इंटीरियर, क्योंकि ये सब चीज़ें अर्थ के इंटीरियर से बनती है। तो ये चीज़ों के लिए ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है।
कभी कभी हमें ये पता चलता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। तो ये क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड? आपको डरना नहीं है, क्योंकि आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, वोल्केनोज क्या होते हैं, एवरीथिंग, हर चीज़ आपको पता चलने वाली है। तो फिलहाल सिर्फ ये पता कर लीजिएगा कि क्या क्या हमें पता चलता है अर्थ के इंटीरियर से। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होती है, कैसे काम करती है, ये हमें यहाँ पता चलने वाला है। और उसके साथ साथ टू अंडरस्टैंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स, तो अर्थ के अकॉर्डिंग, अर्थ के इंटीरियर के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि बाकी जो सोलर सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स है अर्थ के साथ साथ उनका भी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, क्योंकि वो भी हमारे अर्थ को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। सो हम ये भी जान सकते हैं कि सोलर सिस्टम में बाकी ऑब्जेक्ट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होगा, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये कहेंगे कि इवोल्यूशन यानी अर्थ किस तरह से बना, और आज जो एटमॉस्फेयर हमें देखने मिल रहा है या फिर एटमॉस्फेयर किस तरह से इवॉल्व हुआ, और ये आज का हमारा जो एटमॉस्फेयर है जिसको हम आगे और स्टडी करेंगे डिटेल में, वो कैसे बना, वो कैसे इवॉल्व हुआ आज का हमारा एटमॉस्फेयर, वो भी हमें पता लगेगा जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। और हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंस ये पता चलता है कि मिनरल्स जो है अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स पाए गए हैं। सो ये मिनरल्स कहाँ कौन सा मिनरल होगा और किस तरह से हम ये देख सकते हैं, हम माइनिंग करेंगे या जो भी है मिनरल्स जो हमें काम आते हैं वो मिनरल्स किस तरह से कहाँ पाए जाएंगे, ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी ये टॉपिक्स के चलते, जिसे हम कहते हैं अर्थ इंटीरियर। तो अर्थ इंटीरियर को जानना कितना इंपॉर्टेंट और कितना एसेंशियल है ये तो आप समझ ही चुके हो। सो ये सभी टॉपिक्स हम आने वाले पूरे ज्योग्राफी सीरीज में कवर करने वाले। वोल्केनोज क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स, या फिर हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अर्थ का सरफेस क्या होता है, मिनरल एक्सप्लोरेशन क्या होते हैं। सो ये हमारे आगे के टॉपिक बनेंगे, बट आगे के टॉपिक तभी बनेंगे जब हम अर्थ के इंटीरियर को अच्छे से जान ले। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि अब हमें ये पता है कि अर्थ जो होती है ये अर्थ के इंटीरियर में आप नहीं जा सकते। आप इतना बड़ा हम कहेंगे कि माइनिंग या ड्रिलिंग नहीं कर सकते कि आप अंदर तक पहुंच जाओ। अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत हॉट होता है यहाँ का, अगर हम कहेंगे तो ये पार्ट, तो हम यहाँ तक वैसे भी नहीं जा सकते। अगर हम नहीं जा सकते तो हमें पता कैसे चला कि अर्थ के इंटीरियर में ये सब चीज़ें होती हैं। सो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सोर्सेज जो है वो कौन कौन से जिससे हमें पता चलता है। सो सेकेंड टॉपिक हमारा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। सो सबसे पहले जो सोर्स होते हैं हम कहेंगे कि हमने उसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक सोर्सेस को कहा जाता है डायरेक्ट सोर्सेस और अनदर सोर्स जो है दैट इज इनडायरेक्ट सोर्सेस। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस को स्टडी किया जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट सोर्सेस कौन से हैं जिससे हमें इंटीरियर के बारे में पता चलता है। डायरेक्ट सोर्सेस में सबसे पहले डीप अर्थ माइनिंग एंड ड्रिलिंग। हम क्या करते हैं कि अर्थ में माइनिंग करते हैं। हो सकता है हम किसी मिनरल को ढूंढने के लिए माइनिंग कर रहे हो अर्थ में, या ड्रिलिंग कर रहे हो, है ना, एक गड्ढा कर रहे हैं हम अर्थ में और अंदर जाके हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। सो वो जो ड्रिलिंग और माइनिंग होती है ये रिवील करता है कि जो रॉक्स है अर्थ के अंदर, अर्थ के सरफेस के अंदर, वो किस तरह से पाए गए हैं। सेकेंड है, बट एज माइनिंग एंड ड्रिलिंग जो है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल एक लिमिट तक ही है ना, यानी हम सर्टेन डेप्थ तक ही ड्रिलिंग या माइनिंग कर सकते हैं, हम बहुत नीचे तक ड्रिलिंग या माइनिंग वैसे भी नहीं कर सकते। सो ये कुछ लिमिटेशंस के साथ ही हमें हमारे लिए एक सोर्स बना हुआ है। तो माइनिंग जो होती है वो और ड्रिलिंग जो होती है वो प्रैक्टिकली एक लिमिट के बियॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है, एक डेप्थ के बियॉन्ड तो पॉसिबल नहीं, ये हम जानते हैं। सो माइनिंग की अगर बात करें तो वर्ल्ड्स डीपेस्ट जो माइन हमें देखने मिलती है वर्ल्ड में वो है मोपनिंग गोल्ड माइन, है ना। सो ये जो गोल्ड माइन होती है, और सेकंड है टॉर्टोना गोल्ड माइन, ये सेकंड डीपेस्ट माइन है। ये दोनों भी साउथ अफ्रीका में, अगर आप इनको देखना चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है मोपनिंग गोल्ड माइन, ठीक है, माफ़ कीजिएगा मैं इसे बहुत अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रहा है क्योंकि साउथ अफ्रीकन लोग जितने अच्छे से इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, ये जो है ये साउथ अफ्रीका का वर्ड है। सो आप जिसे जैसे चाहे वैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो मोपनिंग गोल्ड माइन जो होती है ये हम कहेंगे पॉनिंग गोल्ड माइन भी इसे कहा जाता है। पॉनिंग गोल्ड माइन जो है ये साउथ अफ्रीका में है। सो पॉनिंग गोल्ड माइन इस तरह से, देखिए हमने कितना डीप तक यहाँ माइनिंग किया है, और माइनिंग करते करते हम डेप्थ तक ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कुछ मिनरल्स को, और उससे हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलती है अर्थ के इंटीरियर की, बट बहुत ज़्यादा नीचे तक हम नहीं जा सकते हैं।
दूसरी बात करें तो टॉर्टोना गोल्ड माइन जो है, टॉर्टोना गोल्ड माइन ये भी साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका में आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ माइनिंग की गई जिसके चलते हमें कुछ और इंफॉर्मेशन मिली है अर्थ के इंटीरियर की। तो ये है टॉर्टोना गोल्ड माइन और ये है पोनेंग गोल्ड माइन। सो पोनेंग गोल्ड माइन और टॉर्टोना गोल्ड माइन से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। गोल्ड के मिनरल जो है गोल्ड, उसके तलाश में ये माइनिंग की गई है साउथ अफ्रीका में। उसके साथ साथ हम कहेंगे कि डीपेस्ट ड्रिलिंग जो की गई, अब ये माइनिंग थी, ड्रिलिंग जो की जाती है वो अब तक 12 किलोमीटर डीप तक ही हम गए हैं, जिसमें हम ड्रिलिंग में क्या करते हैं तो अर्थ में हम एक होल करते हैं, अर्थ में होल करके कुछ चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अर्थ में जो हमने होल किया ये ज़्यादा से ज़्यादा हम 12 किलोमीटर तक ही कर पाए। 12 किलोमीटर तक का ही होल यहाँ पे हो पाया है, और वो जो होल हुआ है वो हम कहेंगे वो डीप बोर जो किया है वो सोवियत यूनियन ने किया था। इन ईयर 1970s का वो टाइम था जिसमें ये माइनिंग, यहाँ ड्रिलिंग की गई, और इसे कोला पेनिनसुला कहा जाता है। तो कोला ड्रिलिंग ये है, कोला ड्रिल्स, ये हम अगर देखें तो ये साउथ अफ्रीका में है, और ये जो ड्रिल हमें देखने मिल रहा है ये डीपेस्ट ड्रिल है अब तक का, जो कि 12 किलोमीटर्स तक का है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो मिल सकती है वो 12 किलोमीटर्स तक ही मिली है कोला से। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जब इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें मिल पा रही है तो और भी कैसे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि और भी कुछ चीज़ें अर्थ के अंदर है, इंटीरियर में है। सो अंदर से कुछ चीज़ें बाहर निकलती है अर्थ के अंदर से, जिसको वॉल्केनोज कहते हैं। तो वॉल्केनिक इरप्शन जो हो रहे हैं वो एक अनादर सोर्स हमारे लिए बन गया, जिससे हम ये देख सकते हैं कि अंदर से कोई चीज़ बाहर निकल रही है अर्थ के अंदर से। अब अर्थ के अंदर से कोई चीज़ बाहर निकल रही है वॉल्केनिक इरप्शन होते हुए, यानी हम ये देख सकते हैं कि अंदर किस तरह की चीज़ें रहती होगी जो इरप्शन हो रहे हैं उसके कारण। तो हमें ये पता चल रहा है कि अंदर बहुत गर्म चीज़ें होती है, इवन है ना, ऐसा आप समझ लीजिए कि आग ही है अंदर, एक फायर ही है जो कि बाहर निकल रहे हैं। सो वोल्केनिक इरप्शन भी एक डायरेक्ट सोर्स हमारे लिए बनता है। तो ये सोर्सेस से हम देख सकते हैं, ये डायरेक्ट सोर्सेस है जिससे हम इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो दीज आर द डायरेक्ट सोर्सेस। उसके बाद हम जो सोर्सेस देखने वाले हैं वो है इनडायरेक्ट सोर्सेस। इनडायरेक्ट सोर्सेस कौन कौन से हैं ये आपको पता है। ये डायरेक्टली हमें इंफॉर्मेशन दे रहे थे, वो ऐसी चीज़ें हैं इनडायरेक्ट, यानी जो हमें डायरेक्टली नहीं पता चल सकेगा सिर्फ उन्हें जान के, बट उनके चलते हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें होगी, हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम इन चीज़ों को एग्जामिन कर सकते हैं कि क्या क्या था। सो ये इनडायरेक्ट सोर्सेस है जो हमें ये अलाउ करते हैं कि हम इनसे एग्जामिन कर पाए। सो इनडायरेक्ट सोर्सेस में आते हैं सिस्मिक वेव्स। अर्थ में कुछ सिस्मिक वेव्स होते हैं, कुछ मिटेओराइट्स होते हैं, कुछ ग्रेविटेशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और उसके साथ साथ अर्थ के अंदर की हीट होती है जिसमें हम कहेंगे रेडियो एक्टिव डीके, प्रीमॉर्डियल हीट एंड टाइडल फ्रिक्शंस। सो ये सब जो है, ये कंसेप्ट अभी आपको नए लग रहे होंगे, जब हम इसको डिस्कस कर लेंगे तो आपको ये फैमिलियर हो जाएंगे। और अभी हम इसके बारे में एक तरह से बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आगे हम इसको और डीप में पढ़ने की स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड हमें अलग से एक चैप्टर में पढ़ना है। तो अभी फिलहाल हमें ये इनडायरेक्ट सोर्सेस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि ये चीज़ों के चलते हम कैसे जान सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर क्या क्या होगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सीस्मिक वेव जो होगा, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 2 में, हम सीस्मिक वेव्स या अर्थक्वेक वेव्स के बारे में हम और भी इंफॉर्मेशन लेने वाले, डिटेल में लेने वाले, बट फिलहाल हम इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सीस्मिक वेव्स है ये बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हम ये बताता है कि स्ट्रक्चर जो है अर्थ का वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है ना, अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ स्ट्रक्चर है। ये चीज़ें हमें पता चलती हैं, वो रहेगी सीस्मिक वेव से। वो कैसे, तो ये हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं कि कैसे पता चलेगा। सीस्मिक वेव सबसे इंपॉर्टेंट है। सो जो वेलोसिटी है, यानी हम एक तरह से लेमन लैंग्वेज में कहे तो जो स्पीड है सिस्मिक वेव्स की, जो सिस्मिक वेव्स जिस स्पीड से ट्रैवल कर रही है ना, तो यहाँ से वो अगर किसने स्पीड में ट्रैवल कर पा रही है तो वेलोसिटी के चलते ये पता ज़रूर लग सकता है कि वेलोसिटी जो सिस्मिक वेव्स की वो बदल रही है। यानी जैसे आप देखोगे कि कुछ वेव्स पानी के मीडियम से जब ट्रैवल करेगी तो उसकी वेलोसिटी अलग होगी, वो लैंड से ट्रैवल करेगी तो अलग होगी, एयर से ट्रैवल करेगी तो अलग होगी। हर तरह से अगर अलग अलग मीडियम से ट्रैवल करे तो अलग अलग उसकी वेलोसिटी देखने मिल सकती है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी मटेरियल जो है
है ना, अर्थ के अंदर वो उसकी इलास्टिसिटी और डेंसिटी कुछ अलग होगी, तभी तो उनकी हम कहेंगे कि वेलोसिटी बदल रही है। तो एक ही मटेरियल एक तरह से ही एक ही मीडियम के फॉर्म में नहीं मिलता होगा, कुछ अलग अलग मीडियम्स होंगे। सो ये चीज़ें हम देख सकते हैं, जितनी इलास्टिसिटी होगी, जितना मटेरियल डेंसर होगा, उतनी ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा होगी। याद रखिएगा, इलास्टिसिटी ज़्यादा किसी भी चीज़ की, डेंसिटी ज़्यादा, तो वेलोसिटी यानी स्पीड भी ज़्यादा होगी। ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी ऑप्शन में दे के। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि दे ऑल्सो अंडरगो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, है ना। तो रिफ्लेक्शन, ये थोड़े से साइंस के वर्ड हमें पता चलते हैं, तो इसे हमें बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। फिर भी आपको बता दूं कि रिफ्लेक्शन जो होता है ना, या फिर हम कहेंगे रिफ्रैक्शन जो हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, जब किसी भी मटेरियल के वो कांटेक्ट में आते हैं तो उन डिफरेंट डेंसिटीज को तो कभी रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, जैसे ये मटेरियल है इससे कभी रिफ्लेक्ट कर गए तो कभी रिफ्रैक्ट कर गए, पास तो हुए बट उनका पाथ चेंज हो गया। इस तरह से यहाँ पे हो सकता है। अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हम इनके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को देख के ज़रूर पता कर सकते हैं कि क्या होगा। और जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, जो स्पीड में हम जिसको एक लेमन लैंग्वेज में कहते हैं, जो ट्रैवल करने की इनकी जो स्पीड है उसमें जो चेंजेस आ रहा है सिस्मिक वेव्स के, इन चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि अंदर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें सब क्या है, तो इसके बारे में फ़िलहाल बहुत डिटेल में हमें बात नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम सिस्मिक वेव्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इससे हमें पता चल रहा है कि कौन से मटेरियल हो सकते हैं, रिफ्रैक्शन हो रहा है इससे हमें पता चल रहा है कि कौन से मटेरियल हो सकते हैं, और तीसरा इनकी स्पीड से पता चल रहा है कि अंदर कौन से मटेरियल हो सकते हैं अर्थ के अंदर। तो सिस्मिक वेव्स बहुत बड़ा सोर्स बना है, बट इनडायरेक्टली इसीलिए क्योंकि डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है, तो इनके ऊपर से हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम एग्जामिन कर सकते हैं चीज़ों को और जान सकते हैं कि क्या क्या अर्थ के अंदर होगा। सो सिस्मिक वेव्स इनडायरेक्ट सोर्सेस का जो पहला हमारा एक हम कहेंगे कि सोर्स बना है, वो इस तरह से काम करता है। सो सिस्मिक वेव्स के बाद जो सेकेंड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ का बनता है वो है मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स जो होते हैं वो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि जो मीटियोराइट्स है और जो अर्थ है वो एक ही नेबुलर क्लाउड से बना हुआ है ना। हम ये देख सकते हैं कि इस तरह से एक थियरी कहती है कि एक नेबुलर क्लाउड था जिससे ही अर्थ और मीटियोराइट्स निकले। अब मीटियोराइट्स जो होते हैं और अर्थ इन्हीं सेम चीज़ों से, इन्हीं सेम नेबुलर क्लाउड से निकला, ऐसे अगर थियरी कहती है तो इसका मतलब ये कि अर्थ का और मीटियोराइट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मीटियोराइट्स होते हैं, ये अर्थ होती है, या फिर इस तरह से ये सब जो लोग काम कर रहे हैं ये एक ही नेबुलर क्लाउड से निकले हैं। तो हम ये प्रेडिक्ट जरूर कर सकते हैं मीटियोराइट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के कि शायद अर्थ का भी इंटरनल स्ट्रक्चर वैसा ही होगा। सो मीटियोराइट्स जो है, व्हेन मीटियोराइट्स फॉल टू अर्थ, जब ये अर्थ के ऊपर आके गिरते हैं जो मीटियोराइट्स होते हैं ये, सो जो आउटर लेयर होती है इज बर्न ड्यूरिंग देयर फॉल ड्यू टू एक्सट्रीम फ्रिक्शन एंड इनर कोर इज एक्सपोज्ड, है ना। तो ये सबसे मेन है, जब ये अर्थ के ऊपर गिरते हैं तो उनकी जो आउटर लेयर होती है वो हम कहेंगे कि एक्सट्रीम फ्रिक्शन के कारण, अर्थ है, अर्थ पे आके गिर रहे हैं, अब गिरने के कारण यहाँ पे जो फ्रिक्शन हो रहा है, एक्सट्रीम फ्रिक्शन हो रहा है, उसके कारण उनकी आउटर लेयर जल जाती है और उनकी इनर लेयर इजीली एक्सपोज हो जाती है ना। तो ये समझ जाइएगा, ये आके यहाँ पे टकरा गया, इसकी जो आउटर लेयर थी ये जल गई और जो अंदर की लेयर थी वो एक्सपोज हो गई, और हमें पता चल गया कि इंटरनल जो इंटीरियर है वो मीटियोराइट्स का कैसा है, वैसे ही अर्थ का होगा। ये हम इजीली यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ों से हमें यहाँ पे पता चलता है, ये इनडायरेक्ट सोर्सेस है। और हेवी मटेरियल कंपोजिशन जो हमें देख रहे हैं उनके कोर में, मीटियोराइट्स जो होते हैं उनके कोर में हमें कुछ हेवी मिनरल्स दिख रहे हैं। जैसे देखिए अर्थ के कोर में हम ये गेस कर पा रहे हैं कि इस तरह से होगा, क्योंकि मीटियोराइट्स के कोर में अगर हम अच्छे से देखें सो हमें काफ़ी सारे मटेरियल्स दिख रहे हैं, जो हमें ये पता चलता है कि इनर कोर जो है अर्थ का वो भी उसी तरह का होगा। सो ये एक और इंटरनल सोर्स बनता है हमारे मैं ये कहूँगा कि एक इनडायरेक्ट सोर्स बनता है हमें अर्थ के इंटीरियर जानने में। ओके, सो सेकेंड वन इज मेटेओराइट्स। तो मेटेओराइट्स हमने यहाँ पे देखा। मेटेओराइट्स के बाद जो थर्ड इनडायरेक्ट सोर्स है वो है ग्रेविटेशन। सो चलिए ग्रेविटेशन से हम किस तरह से पता कर सकते हैं ये देखते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है डिफर्स अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द मटेरियल। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि
एक ए मटेरियल है, एक बी मटेरियल है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों जगह पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक जैसा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मटेरियल के मासेस पे डिपेंड करता है, मासेस ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेंगे, यानी हम ये कहेंगे कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो होता है मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंस दिस वैल्यू। सो हमें ये देखने मिल रहा है कि अर्थ का जो भी हम कहेंगे कि इंटीरियर है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है मटेरियल का ये अलग अलग हुआ है ना। सो इसीलिए हम इसको ग्रेविटी एनोमली कहते हैं। ग्रेविटी एनोमली में हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स देखने मिल रहा है। इससे ये पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स अर्थ में होंगे और इन सब के मास अलग अलग डिफरेंट होंगे, और इसी कंसेप्ट को हम ग्रेविटी एनोमली कहते हैं। ग्रेविटी एनोमली जो है ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास किस तरह से होंगे अर्थ के क्रस्ट में। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि एक एग्जांपल देखिए, अब मैं आपको इसको और अच्छे से समझा देता हूँ कि जैसा ये क्रस्ट है, क्रस्ट में अलग अलग मटेरियल है, और मटेरियल के जो मास होता है, मास ऑफ मटेरियल, ये डिसाइड करता है कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है यहाँ पे हमें अगर ये देखने मिल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग अर्थ पे है, यानी ज़रूर मटेरियल जो है वो अलग अलग मासेस के मटेरियल हमें क्रस्ट में देखने मिल रहा है, तभी तो हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी जगह अलग अलग डिफरेंट देखने मिल रहा है। तो इसको ग्रेविटेशनल एनोमली कहते हैं, जो डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स देखने मिल रहा है, और यही हमारे एक सोर्स बन चुका है इंफॉर्मेशन का, ग्रेविटी एनोमली, ग्रेविटेशन, जिससे हम ये आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अर्थ में डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल प्रेजेंट है जिनके मासेस डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से ग्रेविटेशन हमारी हेल्प करता है। सो ग्रेविटेशन ये एक और सोर्स बन जाता है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है अर्थ के इंटीरियर के बारे में। उसके बाद हम जो बात करेंगे वो होंगी मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो साइंटिस्ट को ये हेल्प कर रहा है ये जानने में कि इंटरनल या फिर हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ किस तरह से होता है। तो जियोडायनेमिक इफेक्ट कहा जाता है, जियोडायनेमो इफेक्ट या फिर डायनामो इफेक्ट, ये हेल्प करता है साइंटिस्ट को कि अर्थ के अंदर क्या हो रहा है। अब जियोडायनेमिक इफेक्ट से ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के पास है, बट मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट हो सकती है तभी जब आयरन हो प्रेजेंट वहाँ पे। तो यहाँ हम ये इजीली गेस कर पा रहे हैं साइंटिस्ट कि शायद अर्थ के हम कहेंगे कोर में आयरन ये अवेलेबल है, जहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे, बट मैग्नेटिक फील्ड से बता रही है कि आयरन कोर वहाँ पे है, क्लूज टू द इनएक्सेसिबल आयरन कोर, है ना। हम पहुँच तो नहीं सकते यहाँ तक, बट ये ज़रूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ये शिफ्ट होने के चलते हमें ये पता चल रहा है कि अंदर आयरन कोर है। तो ये एक इंफॉर्मेशन बनी है एकदम अर्थ के कोर तक जाने के लिए, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि आयरन का प्रेजेंट भी यहाँ पे बताया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट होती जा रही है। सो मैग्नेटिक फील्ड्स हमें हेल्प करती है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको ज़्यादा यहाँ पे सोचना नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हम आगे पढ़ने वाले हैं। थर्ड लेक्चर के बाद के जो लेक्चर्स होंगे आगे के, उसमें मैग्नेटिक फील्ड ही हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बाद। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट होने के कारण पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में आयरन भी प्रेजेंट है। फिर आप देखते हैं कि अर्थ में जो हीट है वो उससे किस तरह से हमें पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा। तो सबसे पहले हमें रेडियो एक्टिव डीके, दूसरा प्रीमोर्डियल हीट, और थर्ड वन इज टाइडल फ्रिक्शन। ये तीन चीज़ों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि अर्थ का इंटीरियर किस तरह का होगा। तो अगर हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव डीके की, तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर ये अच्छे से समझिएगा, कोई भी अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इनको डिसइंटीग्रेट होने के लिए हमें ये पता है कि हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। सो अगर हम देख सकते हैं कि क्रस्ट हो या मैंटल हो, यहाँ पे अगर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का, आपको पता है यूरेनियम और जिस तरह के भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, उनका अगर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, यानी वहाँ पे ज़रूर हाई टेम्परेचर होगा। सो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूक्लियर डीके होता है क्रस्ट में और मैंटल में, यानी नीचे अगर हम जाएंगे क्रस्ट मैंटल की तरफ तो हमें ये देखने मिलेगा कि वहाँ पे हाई टेम्परेचर ज़रूर होगा। ये भी एक इनडायरेक्ट सोर्स है जानने के लिए, जो रेडियो एक्टिव डीके हमें देखने मिल रहा है। अगला जो हमें पता चलता है वो है प्रीमोर्डियल हीट। अब प्रीमोर्डियल हीट किस तरह से होती है? प्रीमोर्डियल हीट जो हम कहेंगे, तो जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, यानी फॉर एग्जांपल जब अर्थ का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होने के बाद जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो अर्थ थी ये काफ़ी गर्म थी, तो इसमें की जब हीट पूरी तरह से बाद में धीरे धीरे जैसे ख़त्म होते गई और ये धीरे धीरे एक
फ्रोजन प्लानट भी बाद में बना, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी अर्थ की हीट पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। कुछ हीट जो है ये अभी भी बची हुई है, तो इस बची हुई हीट को प्रीमॉर्डियल हीट कहा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रीमॉर्डियल हीट जो है वो अर्थ में अभी भी प्रेजेंट है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंटीरियर वाला जो अर्थ का पोर्शन है वहाँ पे हीट है वो गर्म है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बताया, क्रस्ट और मैंटल में हमें रेडियो एक्टिव डीके भी देखने मिल रहा है, यानी यहाँ भी गर्म पोर्शन है, ये तो ज़रूर पता चल रहा है। अब अगला जो हमें पता चल रहा है वो होता है टाइडल फ्रिक्शन। अब टाइडल फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि देखिए, फ्रिक्शन, टाइडल यानी टाइड्स है ना, जो टाइड्स होते हैं वो जो कि हमें ओशन में देखने मिल सकते हैं या फिर हम कहेंगे सी में देखने मिल सकते हैं। तो ये जो टाइड्स है ये, और फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। फ्रिक्शन मीन्स एक चीज़ के ऊपर जब दूसरी चीज़ स्लाइड होती है। अब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे जब स्लाइड हो रहे हैं तो उसे फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो आपको पता है जब बहुत बार ये प्रोसेस होने लगे तो जो एनर्जी है वो लॉस होती है। एनर्जी जो लॉस होती है वो इन फॉर्म ऑफ हीट लॉस होती है। यानी आप देखोगे जब एक चीज़ दूसरे चीज़ पे स्लाइड हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि हीट वो गर्म हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे पे फ्रिक्शन क्रिएट होने के कारण उसमें एनर्जी लॉस हो रही है इन फॉर्म ऑफ हीट। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जब ओशन में जो टाइड्स होती हैं वो, वैसे तो हम ये सब जो चीज़ें हैं ये हम ओशियोनोग्राफी में डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना बता दो, इसे अच्छे से समझिएगा। सपोज ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम कहेंगे कि कुछ पानी है। वाटर होने के कारण यहाँ पे मून है, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ का जो पानी है वो यहाँ पे खींचा जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए वेव्स होती है, हाई टाइड लो टाइड, आप तो ये जानती है। तो ये यहाँ पे जा रहा है मून के यहाँ पे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ पे हीट जो है वो जनरेट हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है जो हम कहेंगे। उसके साथ साथ ये जो अर्थ होती है, ये जो सॉलिड बॉडी है, ये भी थोड़ी सी स्लाइड करती है जस्ट बिकॉज ऑफ, यहाँ पे हम कहेंगे कि यानी आप देखिए पानी तो यहाँ पे जा ही रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट हो रहा है मून की तरफ, वैसे ही ये थोड़ा सा ये भी स्लाइड होता है, ये सॉलिड बॉडी। तो हम ये कहेंगे कि डेली फ्लेक्सिंग होती है अर्थ की, है ना, सॉलिड बॉडी और ओशन में। इसके कारण एनर्जी लॉस होती है ड्यू टू द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो हो रहा है उसके कारण एनर्जी लॉस हो रही है। फ्रिक्शन आपको पता है पानी और लैंड के बीच में यहाँ फ्रिक्शन हो रहा है, जब वेव्स जो है ये मूव करती है तो इन दोनों में स्लाइड होने के कारण फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन में एनर्जी जो है वो लॉस होगी अर्थ की। तो अर्थ का रोटेशन जो है ड्यू टू फ्रिक्शन, उसमें भी एनर्जी लॉस हो रही है। तो एनर्जी जो है वो हीट करके जा रही है, कुछ एनर्जी तो बाहर जा रही है और कुछ एनर्जी अर्थ के इंटरनल टेम्परेचर को बढ़ा रही है। सो दिस हीट विल इंक्रीज द अर्थ्स इंटरनल टेम्परेचर, जो कि यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण हो रही है। और हम ये कहेंगे कि रोटेशनल एनर्जी जो है वो भी लॉस हो रही है। अब एनर्जी लॉस हो रही है तो कहीं ना कहीं रोटेशन की स्पीड भी कम हो रही होगी। तो मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि अर्थ की जो रोटेशन का रेट है वो करंटली 0.002 सेकेंड्स पर सेंचुरी पर 100 ईयर्स कम हो रहा है ना। तो ये एनर्जी लॉस होने के कारण, हालांकि ये बहुत ही कम है, इतना तो हमें फील भी नहीं होगा कि कम हो रहा है, बट ये एक फैक्ट है कि हम ये कहेंगे कि यहाँ टाइडल का फ्रिक्शन होने के कारण एनर्जी लॉस हो रही है, और जिसके कारण अर्थ का इंटरनल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही हमें यहाँ पता चल रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं इन चीज़ों से भी कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो गर्म होगा, वो हीट होगी वहाँ पे। सो ये कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस है जिससे हमें ये पता चलता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो किस तरह से होगा। सो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी की, जैसे हमने ये देखा कि अर्थ का इंटीरियर पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है। हमने ये पढ़ा कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट, हम कहेंगे कि सोर्सेज कौन कौन से इंटीरियर के लिए, जैसे देखा डायरेक्ट सोर्सेज, हमने देखे कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज। इन चीज़ों को हम और भी डिटेल में स्टडी करने वाले आने वाले लेक्चर्स में। अभी हमने इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ली है। सो इसी तरह से हम अगले वीडियो में मिलते रहेंगे। सो ये ज्योग्राफी सीरीज जो है इसे रेगुलरली देखते चलिए और आपका ज्योग्राफी आप कंप्लीट कीजिए। तो सेकंड लेक्चर में हम ये टॉपिक्स के साथ मिलने वाले, जिसमें हम सिस्मिक वेव्स को डिटेल में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होता है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स पढ़ेंगे, बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स, ये सब उसमें पढ़ेंगे। हाउ डू सिस्मिक वेव्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इंटीरियर, अर्थ्स इंटीरियर, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये जो चीज़ें ये किस तरह से, जैसे इनडायरेक्ट सोर्सेज में हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे देखी, जैसे कि हमने ये प्रीमॉर्डियल हीट, टाइडल फ्रिक्शन, ये सब चीज़ें हम आगे डिटेल में बहुत अच्छे से और भी पढ़ने वाले। तो आज मैंने आपको सब चीज़ों की बेसिक आइडिया दी है और ये बेसिक से हम शुरू करते हैं हमारे ज्योग्राफी सीरीज़ को। तो आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद मिल के जो एक नई सीरीज़ के साथ, ज्योग्राफी सीरीज़ के साथ। तो इसी तरह से हम रेगुलरली मिलते रहेंगे ज्योग्राफी सीरीज़ में। अपना ख्याल रखते चलिए। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।